थी। नमस्कार, प्राइम टाइम में आपका स्वागत है। मैं हूं आरिश अजहर आपके साथ। प्राइम टाइम में आज हम बात करेंगे आजम को सजा, क्या बदलेगी सियासी फिजा। जी हां, समाजवादी पार्टी के नेता आजम खां को एक बार फिर जेल भेजा गया है। 2 पैन कार्ड के मामले में एमपी एमएलए कोर्ट ने आजम खां उनके बेटे अब्दुल्ला आजम को 7 साल की सजा सुनाई है। आजम और उनके बेटे को रामपुर जेल में रखा जाएगा। उधर आजम खां और अब्दुल्ला आजम को एक ही जेल में रखा जाए, यह याचिका कोर्ट में आजम खां के वकील ने लगाई है। अब कोर्ट तय करेगा कि दोनों को कहां रखा जाएगा। आजम खां के जेल जाने के सियासी मायने कई स्तर पर महसूस किए गए। सबसे पहले यह यूपी की मुस्लिम राजनीति में एक बड़ा झटका, क्योंकि आजम लंबे समय से पश्चिमी यूपी में अल्पसंख्यक नेतृत्व का सबसे मजबूत चेहरा रहे हैं और जमानत पर रिहा होने के बाद अखिलेश यादव सबसे पहले आजम खां से उनके घर गए थे मिलने और 2027 के लिए आजम को फिट बताते हुए पीडीए के मजबूत होने की बात कही थी। अब आजम फिर जेल में है तो सपा के लिए यह स्थिति चुनौती और परीक्षा दोनों है। आजम की अनुपस्थिति ने सपा की संगठनात्मक शक्ति पर सवाल खड़े हो रहे हैं और विपक्ष को यह कहने का मौका मिला कि पार्टी अपने वरिष्ठ नेताओं को बचाने में असमर्थ है। वहीं रामपुर और आसपास की सीटों पर उनकी पकड़ कमजोर होने से राजनीतिक खालीपन बना, जिसका लाभ अन्य दलों ने लेने की कोशिश की। कांग्रेस भी तंज कसने से बाज नहीं आ रहे। 2027 यूपी विधानसभा चुनाव पर इसका क्या असर होने वाला है? आजम के सहारे अखिलेश की नैया पार लगेगी या डूबेगी? ये बहुत अहम और बड़ा सवाल है। क्या आजम के जेल जाने और रिहा होने का फायदा कांग्रेस उठा पाएगी? यह भी बड़ा अहम सवाल है और सवाल आजम खां के भविष्य के लेकर भी खड़ा है कि उनका और उनके बेटे का सियासी भविष्य होगा क्या। इसके अलावा इस घटनाक्रम ने राजनीतिक प्रतिशोध बनाम कानूनी कार्रवाई का बड़ा नैरेटिव तैयार किया। सपा ने इसे बदले की राजनीति बताया, जिससे उसके समर्थकों में सहानुभूति बढ़ी, जबकि सरकार ने इसे कानून व्यवस्था की सफलता के रूप में पेश किया। आजम की गैर मौजूदगी ने सपा आजम संबंधों की मजबूती को भी कसौटी पर रखा, क्योंकि यह देखा जा रहा था कि पार्टी क्या हद तक उनके साथ कितनी खड़ी दिखाई देती है। कुल मिलाकर मोटे तौर पर अगर देखा जाए तो आजम खां का जेल जाना सिर्फ कानूनी मामला नहीं था, बल्कि उत्तर प्रदेश की राजनीति में नेतृत्व, वोट बैंक, नैरेटिव और गठबंधनों पर गहरा असर डालने वाला सियासी मोड़ बन गया है। और इस पूरे मामले को लेकर हमारे पास प्रतिक्रिया भी आई, हम आपको दिखाते हैं। जब बोया पेड़ बबूल का तो आम कहां से होए, जैसी करनी वैसी भरनी। आजम खान ने सत्ता के रसूख में कानूनों को तोड़ा था, मरोड़ा था, कदमों की तलब कुचला था। आज न्याय हो रहा है, कानून साक्ष्यों की बुनियाद पर फैसला दे रहा है और इसीलिए आजम खान को अब फिर जेल की सलाखों के पीछे जाना पड़ेगा। इस बात से समाजवादी पार्टी के साथियों को दर्द जरूर होगा, लेकिन वो दर्द निवारक गोलियां खाएं, क्योंकि यह दर्द घटने वाला नहीं है। सत्ता में रहते हुए जो अत्याचार किया है, पाई पाई का हिसाब हो रहा है। आजम खान और उसके बेटे अब्दुल्ला आजम साहब को जो सजा एमपी एमएलए कोर्ट ने सुनाई है, उसके विरुद्ध वो उच्च न्यायालय में जाएं, कोर्ट का दरवाजा खटखटाए और उन्हें न्याय मिलेगा, ऐसी हमें पूरी उम्मीद है। जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी, उनकी सरकार और उनके लोग आजम खान साहब के पीछे राजनीतिक विद्वेष के तहत शत्रुतापूर्ण कार्रवाई कर रहे हैं, इससे हम सब हतप्रभ हैं। राजनीति में प्रतिद्वंदिता होती है, दुश्मनी नहीं। लेकिन जिस तरीके से आजम खान साहब को टारगेट किया जा रहा है वो कतई उचित नहीं लगता। हां, आजम खान साहब उच्च न्यायालय में जाएंगे
और उन्हें न्याय मिलेगा, ऐसी हमें पूर्ण उम्मीद है। भाजपा की सरकार समाजवादी पार्टी के नेताओं पर मुकदमे लगा करके और बड़े बड़े वकील खड़े करके उनको सजा करवाने का काम कर रही है। समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता मोहम्मद आजम खान साहब और उनके बेटे अब्दुल्ला आजम खान को पैन कार्ड के एक मामले में 7 साल की सजा हुई है। ये लोकतंत्र पर बड़ा हमला है। ये विपक्षी नेताओं पर सजा करा करके जनता की आवाज दबाने का प्रयास है। समाजवादी पार्टी भारतीय जनता पार्टी के हर जुल्म और अन्याय का मुकाबला करने तैयार है। समाजवादी पार्टी के लोग भारतीय जनता पार्टी के द्वारा लगाए हुए मुकदमे, जेल, दमन और तानाशाही से डरने वाले नहीं हैं। तो आपने सुना तमाम नेताओं की प्रतिक्रिया, क्योंकि पक्ष साफ तौर पे इस पूरे मामले को लेकर एक दूसरे पर हमलावर है। फिलहाल रिहाई के 55वें दिन फिर आजम कारागार पहुंचे हैं। इन सब के बीच तमाम गेस्ट हमारे साथ जुड़ रहे हैं। केसी जैन साहब बीजेपी के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ गए हैं। समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता प्रोफेसर एचडी भारती साहब जुड़ गए, बहुत बहुत स्वागत है। केसी जैन साहब आपका बहुत बहुत स्वागत है। और विपुल चौधरी बीएसपी नेता इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए, बहुत बहुत स्वागत है आपका। उज्जवल पाठक कांग्रेस के नेता हमारे साथ है, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नवीन दुबे पॉलिटिकल एक्सपर्ट भी इस वक्त हमारे साथ, आप सबों का बहुत बहुत स्वागत है। और सीधे प्रोफेसर एचडी भारती जी, 55वें दिन के बाद फिर हमने देखा कि आजम खां जेल गए हैं। समाजवादी पार्टी के लिए इसे बड़ा डंट माना जा रहा है। कहा जा रहा है कि भाई पीडीए पर जो आजम का जेल जाना, उनके बेटे का जेल जाना, ये भारी ना पड़ जाए। क्या कहेंगे आप सबसे पहले? धन्यवाद। देखिए, जब किसी चीज का आप बार बार इस्तेमाल करते हैं तो वो घटनाएं या वो इंसिडेंट वो कॉमन हो जाती हैं, फिर लोग उसको नोटिस करना कम कर देते हैं। अब जहां तक बात रही कि आज सजा सुनाए जाने की, तो मैं कुछ तथ्यों पर जाऊंगा कि आयकर की अधिनियम की धारा जो 1961 है, उसके तहत 272 बी के तहत अगर कोई डुप्लीकेट पैन कार्ड रखता है तो उस पर 10,000 रुपए अर्थदंड का प्रावधान है। वो भी आयकर अधिकारी उसे तय करेगा। लेकिन चूंकि सरकार का यह 114 मुकदमों में से ये भी एक मुकदमा है, तो उसमें जो धाराएं सरकार ने लगवाई उसमें 272 बी के अलावा 120 बी जो आपराधिक षड्यंत्र, 461 जो धोखाधड़ी के उद्देश्य से जालसाजी और 420 की धारा लगी। इसमें 420 और 468 में 3-3 साल का सजा का प्रावधान है, जबकि 120 में 1 वर्ष का प्रावधान है। कुल 7 वर्षों की सजा सुनाई गई। अब बात आते हैं कि अब्दुल्ला आजम के जो डेट ऑफ बर्थ को लेकर, जैसा कि सभी जानते हैं कि 2017 में वो पहली बार स्वार से विधायक बने। विधायक बनने के बाद भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने इस इशू को रेज किया कि इनका डेट ऑफ बर्थ 1 जनवरी 1993 न होकर के 30 सितंबर 1990 है। जो 30 सितंबर 1990 का डेट ऑफ बर्थ जो नॉमिनेशन फाइल। प्रोफेसर एचडी साहब, मैं सीधे सीधे कह रहा हूं, आपको लग रहा है, आपका कहना है मोटे तौर पर ये एक राजनीतिक प्रतिशोध है, आप ये मान रहे हैं? बिल्कुल राजनीतिक प्रतिशोध है। अन्यथा तो समाजवादी पार्टी क्यों नहीं खड़ी है? राजनीतिक प्रतिशोध अगर नहीं होता तो डकैती के मुकदमे आजम खान साहब के ऊपर नहीं लगते, मुर्गी चोरी, भैंस चोरी के नहीं लगते, और जो जवाहर विश्वविद्यालय में पुस्तक चोरी के मुकदमे दर्ज नहीं होते। तो ये सब कुछ जो है नियोजित तरीके से और पूर्वाग्रह से ग्रसित होकर के राजनीतिक विद्वेष से सरकार ये सब कुछ कर रही है। ठीक है, मैं 2 महीने चलिए ये छूट हाँ ठीक है। केसी जैन साहब आपके पास आ रहे हैं। भाई राजनीतिक प्रतिशोध की बात कह रहे हैं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता कह रहे हैं कि फर्जी मुकदमे लगाकर जो है इस तरीके से ये एक जो बीजेपी ने है ये पूरा एक नैरेटिव गढ़ा हुआ है। क्या कहेंगे इसको लेकर आप? देखिए आरिफ साहब,
बात यह है कि जिस तरीके से अभी हमारे भारती साहब कह रहे थे कि भाई फर्जी मुकदमे हैं, फर्जी सजा है, तो देखिए इसको लेकर के जो आजम साहब के जो बेटे हैं अब्दुल्ला आजम, वो माननीय उच्च न्यायालय में भी गए और उसके लिए गए थे कि भाई मुकदमा स्पंज कर दिया जाए। एफआईआर क्वेश्चनिंग में गए थे कि फर्जी एफआईआर दर्ज, लेकिन कोर्ट ने सीधे सीधे रिजेक्ट कर दिया कि आपको ट्रायल कोर्ट पे भरोसा करना चाहिए और ये इस तरीके का मामला नहीं है कि इसको सीधे निरस्त किया जा सके। और दरअसल क्या होता है कि एफआईआर क्वेश्चनिंग में उस तरीके के मामले जाते हैं जो कि पूर्ण रूप से फर्जी हो, जैसे जहां पे आप प्रेजेंट ही नहीं है, अगर उस तरह कोई मामला है कि भाई यहाँ पे उन्होंने मारपीट की और आप दूसरी जगह प्रेजेंट है, आप नौकरी में, आप नौकरी पूरा ड्यूटी पूरा दिन है और आपको कहा आप यहाँ पे प्रेजेंट थे और यहाँ पे आपने मारपीट की, अगर उसमें आप जाते हैं तो एविडेंस के आधार पे वो एफआईआर क्वेश्चनिंग हो जाती है और वो मुकदमा स्पंज हो जाता है। लेकिन ये मामला जब एविडेंस साथ में है, आप खुद ही एविडेंस पेश कर रहे हैं कोर्ट में कि हाँ भाई मेरे पास 2 पैन कार्ड है, 2 में 2 डेट ऑफ बर्थ है, कोर्ट कैसे आपको बरी कर देगा वहां पर? कोर्ट ने कहा कि भाई आप ट्रायल कोर्ट में जाइए, ट्रायल कोर्ट पे भरोसा करिए और ट्रायल कोर्ट ने आज इनको सजा दी है। ट्रायल हो सकता है हम ये मान लें कि सरकार ने मुकदमा फर्जी दर्ज करा दी, मुकदमा फर्जी, तो पैन कार्ड तो सरकार ने नहीं बनवाया, पैन कार्ड तो आपके पास थे डबल 2 डेट के, वो तो काम आपने किया था, तो गलत काम का गलत नतीजा। तो देखिए ये एमपीएमएलए कोर्ट ने जो सजा दी है 7 साल की, तो इन्हीं के जो एविडेंस इन्होंने लगाए, इन्हीं के एविडेंस इन्हीं के खिलाफ जा रहे हैं। तो ये कह देना कि सरकार के खिलाफ या भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ जो न्यायपालिका वो किसी की नहीं है, तमाम सारे भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के खिलाफ भी सजाएं हुई और उसमें एमपीएमएलए कोर्ट में भी सजा हुई, तमाम सारे विधायक शासकों को सजा हुई। कोई ऐसा नहीं कोई पार्टी का बचाव, उसमें कांग्रेस की भी हुई, बसपा की भी हुई, भाजपा की भी हुई। न्यायालय के सामने, न्यायपालिका के सामने सभी बराबर है। पट्टी बांधने का मतलब यही था अभी तक कि न्यायालय किसी को चेहरा देख करके, किसी का एक बनावटी चेहरा देख करके निर्णय नहीं लेता है। हाँ। न्यायालय जो निर्णय लेता है बुद्धिमत्ता से निर्णय लेता है, सबूत के आधार पर जो है फैसले लेता है न्यायालय। ये आप साफ तौर पे कह रहे हैं। मैं केसी जैन साहब आपके पास आऊंगा। उज्जवल पाठक कांग्रेस के नेता हमारे साथ है। उज्जवल पाठक जी, जिस तरह से हमने देखा आजम खां को एक बार फिर से जेल हुई, आजम खां और उनके बेटे अब्दुल्ला आजम जो है जेल गए, कांग्रेस किस तरह से देखती है, उस पर कांग्रेस का कहना क्या कुछ है, मैं जानना चाहूंगा आपसे। क्या आपको भी एक राजनीतिक प्रतिशोध लगता है या कुछ और लग रहा है कि हाँ 2 पैन कार्ड के ये जो मामला है इसके तहत उन्हें जो सजा दी गई वो ठीक थी? बहुत बहुत धन्यवाद आरुष जी। देखिए, भारतीय जनता पार्टी 2014 से सरकार में है केंद्र में और उत्तर प्रदेश में 2017 से। भारतीय जनता पार्टी का इतिहास रहा है कि विपक्ष के नेताओं को व्यक्तिगत राजनीतिक विद्वेष के चलते पर्सनली पॉलिटिकली मोटिवेटेड होकर के कार्रवाई करके उनकी व्यक्तिगत छवि को खराब करके उनको जेल भेजा जाए, ये भारतीय जनता पार्टी का इतिहास रहा है। अब इनको आजम खान जी की वरिष्ठता और इसके साथ साथ उनकी उम्र का लिहाज करना चाहिए कि हम किन मामलों में ऐसी फर्जी चार्जशीट बनाकर न्यायालय में पेश कर रहे हैं जिससे सबऑर्डिनेट न्यायालय, सबऑर्डिनेट कोर्ट उनको सजा सुना रहा है, अधिकतम सजा सुना रहा है। रही बात सजा की, तो आजम खान जी के पास विकल्प है हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट जाने का और हमें पूरा विश्वास है। लेकिन आपको उज्जवल पाठक जी न्यायालय पे भरोसा है कि नहीं है जी? उज्जवल पाठक जी न्यायालय पे भरोसा है कि नहीं, न्यायपालिका पर? बिल्कुल। नहीं, मैं आपसे क्या बता रहा हूं, यदि अधीनस्थ न्यायालय ने सजा सुनाई है तो उसका एक जुडिशियल प्रोसेस है कि जो उससे असंतुष्ट है वो उच्चतर न्यायालय न्यायिक संस्थाओं में जाएगा, एज अ हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट। हाई कोर्ट से न्याय नहीं मिलेगा, सुप्रीम कोर्ट जाएगा। ये तो हमारे संविधान में वर्णन है, ये तो एक जुडिशियल कॉमन जुडिशियल प्रोसेस है। इसका मतलब ये तो नहीं कि अगर हम हाई कोर्ट जा रहे हैं तो हमें सबऑर्डिनेट न्यायालय पर भरोसा नहीं है, हमें संदेह के आधार पर हम हाई कोर्ट जा रहे हैं ना। तो ये बेसिक सी चीज, तो कॉमन सी चीज, इसे हमें समझना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी अभी 70,000 करोड़ का आरोप इन्होंने अजीत पवार के ऊपर लगाया। आज इनकी सरकार में वो डिप्टी सीएम है। छगन भुजबल पर आरोप लगाया, इनकी सरकार में। चलिए ठीक है, मैं उज्जवल पाठक जी आपके पास भी आऊंगा जल्दी से, पहले प्रतिक्रिया आ जाए फिर मैं आगे बढ़ता हूं। मैं आऊंगा जल्दी से, आपके पास भी आऊंगा। विपुल चौधरी साहब, बीएसपी के नेता हमारे साथ है। विपुल चौधरी साहब, आप किस तरह से देखते हैं आजम खां के जेल जाने को और
ये लगातार जो चल रहा है, जेल के आना, जेल से बाहर आना, फिर जाना, आना जाना, ये जो लगा हुआ है। नमस्कार अजहर साहब। जी नमस्कार, बोलिए। देखिए अजहर साहब, अभी जो आजम खान साहब के साथ आज जो मसला आया है, सामने प्रकट हुआ है नया, तो इसमें चूंकि एमपी एमएलए कोर्ट में उन पर दोष सिद्ध हुआ है, इस पर हम पूरा न्यायालय का सम्मान करते हुए उस पर तो कोई टिप्पणी नहीं करेंगे, लेकिन ये जरूर कहेंगे कि जिस तरह से आजम खान साहब पर 111 में से 79 मुकदमों में लगभग उन पर जमानत उनको मिली है, तो इससे ये साफ जाहिर होता है कि 80% के आसपास उनके ऊपर जो मुकदमे हैं जिनमें वो जिनको जमानत मिली है, तो इससे साफ प्रतीत होता है कि इस तरह के मुकदमे राजनीतिक वेंडेटा के चलते हुए उनके ऊपर लगाए गए हैं। और अजहर साहब, मैं कुछ फैक्ट यहाँ पर बताना चाहता हूँ, अगर आप मुझे इजाजत देते हैं, तो सिर्फ और सिर्फ आजम खान साहब ही क्यों, समाजवादी पार्टी के शीर्ष नेतृत्व के जो भी उनकी सरकारों में जो पाप रहे हैं, वो सिर्फ और सिर्फ समाजवादी पार्टी के जो नेता आजम खान साहब को ही भुगतने पड़ रहे हैं। 2012 से लेकर 17 तक अखिलेश यादव जी की सरकार रहती है, उस दरमियान इतने आरोप लगते हैं। 2015 में सीएजी की रिपोर्ट आती है, उसमें 97,000 करोड़ की फंड्स की इरेगुलरिटीज का मामला आता है, माइनिंग स्कैम होता है जिसमें 2 मंत्री सस्पेंड होते हैं, लेकिन समाजवादी पार्टी के शीर्ष नेतृत्व का कहीं भी कोई नाम नहीं आता है, कोई भी चार्जशीट फ्रेम नहीं होती है। क्यों? क्योंकि वह यादव है, इसलिए क्या ये भी एक बड़ा कारण हो सकता है क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का यादव एक बहुत वोट बैंक है मजबूत, उत्तर प्रदेश और बिहार के कुछ हिस्सों को छोड़कर पूरे भारत में यादव समाज मजबूत वोट बैंक है, तो इसका भी उनको हो सकता है सीधे तौर पर अगर विपुल चौधरी साहब कहें तो ये जो आरोप, मैं क्या कह रहा हूं, मेरी बात सुनिए साहब, मैं कंप्लीट कर रहा हूं, मैं उसको फ्रेम कर रहा हूं। तो क्या सिर्फ और सिर्फ मुसलमान होने के नाते आजम खान साहब को परेशान किया जा रहा है? ये जो जितना भी टारगेट करके वो किया जा रहा है, लेकिन जो उनकी सरकारों में, समाजवादी पार्टी की सरकारों में अन्य लोगों के ऊपर जो आरोप रहे, उन लोगों को किसी को टच नहीं किया जा रहा। ये आजम खान साहब को नहीं, ये एक मैसेज दिया जा रहा है, ये मुसलमानों की आवाज दबाई जा रही है। आजम खान साहब तो केवल एक मोहरा बनाए जा रहे हैं, दिखाया जा रहा है कि हम अगर आप नहीं दबेंगे तो हम आपको इस तरह से झुका लेंगे। चलिए मैं आऊंगा, विपुल चौधरी साहब मैं आपके पास आऊंगा। अतुल सिंघल जी भी वरिष्ठ पत्रकार इस वक्त हमारे साथ हैं, बहुत बहुत स्वागत है अतुल सिंघल जी। तमाम सियासी बयानबाजी आजम खां को लेकर चल रही है, तमाम तरह के बयानात चल रहे हैं, आजम खां के भविष्य को लेकर सवाल उठ रहे हैं। इन सब के बीच जो सत्ता पक्ष और विपक्ष को भी आपने सुना, क्या कहना चाहेंगे आप आजम खां के जेल जाने को, अब्दुल्ला आजम के जेल जाने को, और उन सब के बीच ये जो बयानबाजी है इसको किस तरह से आप देखते हैं? देखिए, बयानबाजी तो चूंकि जो पक्ष में है वो समर्थन करेगा, जो विपक्ष में है वो विरोध करेगा। जिस प्रकार से हमने देखा, कांग्रेस जो है समाजवादी पार्टी की सहयोगी पार्टी है, तो उनकी जो टोन थी वो उनके समर्थन वाली थी, और जो बहुजन समाज पार्टी है तो उन्होंने समाजवादी पार्टी पर आरोप लगा दिया। लेकिन मेरा ये मानना है कि जब संवैधानिक संस्थाओं पर हम लोकतंत्र में विश्वास करते हैं, कितने झूठे मुकदमे हैं कितने सच्चे हैं इस पे जाना तो बड़ा मुश्किल है, लेकिन 111 मुकदमे हैं। मैं अभी पढ़ रहा था, आपके उससे पहले थोड़ी देर रिसर्च किया, तो 11 में से 5 मामलों में उनको सजा सुनाई गई है। तो सबसे बड़ा सवाल तो ये है कि जब वो मंत्री थे 2017 में, क्या उन्होंने गलत एफिडेविट दिया या नहीं दिया, उन्होंने गलत पैन कार्ड या बनवाया या नहीं बनवाया? क्योंकि जो आदमी जितने बड़े पद पर होता है उसका गुनाह उतना बड़ा माना जाता है। और आजम खान साहब ने खुद भी कहा कि गुनाहगार अगर अदालत ने समझा तो मुझे सजा दी है। आप पद पर रहते अगर अपने उसका पद का दुरुपयोग करेंगे तो उनको ज्यादा सजा मिलती है अगर बनिस्बत छोटे व्यक्ति के जो छोटे पद पर होकर कोई गुनाह करता है, क्योंकि एक बड़ा आदमी समाज का आईना है, पब्लिक डोमेन में होता है। बड़ी बात कही, बड़ी बात कही। तो इसलिए उनको अगर सजा मिली है तो निश्चित तौर पर उसके बाद हाई कोर्ट भी है, सुप्रीम कोर्ट भी है, लेकिन उन्होंने इस बात से तो इनकार नहीं किया कि उन्होंने गलत एफिडेविट नहीं दिया, क्योंकि सबको मालूम है एफिडेविट गलत देना अपने आप में जुर्म है, या उन्होंने गलत तरीके से पैन कार्ड नहीं बनवाया। अगर ऐसा होता कि उन्होंने नहीं बनवाया होता तो शायद सजा नहीं होती उनको। तो सवाल तो इस वक्त जो मुद्दा ये है कि आज जो सजा हुई है, आज उनके ऊपर जिस जुर्म के ऊपर सजा हुई है वो सही है या गलत है, और जो चूंकि अदालत का मामला इस पर टिप्पणी करना उचित नहीं होता, लेकिन ये है कि जो जैसा करेगा वो भरेगा। अगर आप गलत करेंगे तो गलत, अगर मैं भी बैठा हूं पद पर, आप पत्रकार हैं, कोई भी व्यक्ति है, गलत काम करेंगे तो हम पत्रकार हैं, इस वजह से हमें कोई प्रिविलेज मिलनी चाहिए। बड़ी बात अतुल सिंघल जी आपने कही, जो बड़ी पद पे बैठा होता है उसकी जिम्मेदारी भी बड़ी होती है। और इस बीच हमारे साथ नवीन दुबे जी, पॉलिटिकल एक्सपर्ट भी जुड़े हुए। नवीन दुबे जी, उत्तर प्रदेश की राजनीति में ये जो हो रहा है, इसे नेतृत्व, वोट बैंक, नैरेटिव, गठबंधनों पर गहरा
असर डालने वाला बताया जा रहा है। क्या आपको लगता है ये असर डालेगा बहुत? दो तीन चीजें हमें संज्ञान में लेनी पड़ेंगी जब हम इस डिबेट को कर रहे हैं। पहली चीज ये है कि इस पूरे मामले में शिकायतकर्ता कौन है, ये कंप्लेनेंट कौन है, किसने शिकायत दर्ज कराई थी, क्या वो कोई भारत आम आदमी है, क्या वो आयकर विभाग का कोई कर्मचारी है? बीजेपी विधायक आकाश सक्सेना ने 2 पैन का केस दर्ज कराया था, 2 पैन कार्ड को लेकर बीजेपी विधायक आकाश सक्सेना ने कराया था, मैं आपको बता दूं। जी बोलिए। दूसरी चीज आती है, भारत के अंदर सुप्रीम कोर्ट में एक अर्जी दाखिल हुई जिसमें कहा गया कि 11,35,000 ये पैन कार्ड वाले लोग हैं, जिसमें 10,52,000 पैन कार्ड ऐसे हैं जो व्यक्तिगत लोगों के हैं, पर्सनल है लोगों के। आज तक भारत के अंदर इस मामले में सिंगल कोई मुकदमा पूरे देश में दर्ज नहीं हुआ, कोई कार्रवाई नहीं हुई है। अब दूसरी बात आती है कि आजम खान 111 मुकदमे में फ्रेम किए गए। 111 मुकदमों में ऐसे ऐसे हास्यास्पद मुकदमे सामने आते हैं कि देख के लगता है कि चल क्या रहा देश के। एक और बड़ी महत्वपूर्ण चीज मैं कहूंगा, जहां न्यायालय के मान सम्मान की बात होती है, बिल्कुल मैं न्याय व्यवस्था से जुड़ा हुआ हूं। अभी निटारी का एक बहुत बड़ा कांड हुआ था 2006 में, निटारी कांड। दोनों आरोपी छूट गए, पुलिस को कोई एविडेंस नहीं मिली। तो प्रश्न इस बात का है कि वो जो हड्डियां उस नाले में मिली थी, स्वयं कूद गए थे, आत्महत्या कर ली थी उन्होंने। और उसी हत्याकांड में क्या हुआ, बाइज्जत बरी। सलमान खान ने जिन लोगों पर सड़क पर गाड़ी चढ़ाई, लोअर कोर्ट सजा देती और हाई कोर्ट के गेट पर पहुंचते पहुंचते जमानत का आदेश आ जाता है। इस देश के अंदर आप कह रहे हैं कि बड़ा आदमी है तो बड़ी सजा मिलेगी। बड़े आदमी के लिए तो कोई कानून ही नहीं है इस देश में साहब। कहाँ कानून है? अजय मिश्रा टेने किसानों पर गाड़ी चढ़ा दी। मैं वही बोल रहा हूँ, फटाफट जमानत हुई। एक एग्जाम्पल थोड़ा ही है। तो ये जो आप अभी हमारे कोई पत्रकार मित्र बोल रहे थे कि बड़ा आदमी है तो बड़ी सजा मिलेगी, ऐसा नहीं है। भारत का संविधान, भारत का कानून के लिए एक समान है। लेकिन जो अपवाद है, मैं वो बोल रहा हूं, हो सकता है मैं गलत हूं। न्यायालय को तो न्यायालय को निर्णय जो करना वो साक्ष्यों के आधार पर करना है। तो कमी किसकी रही? अभियोजन पक्ष की कमी रही। अभियोजन पक्ष ने वो तथ्य वहां नहीं रखे अदालत के सामने, लिहाजा जो आरोपी थे वो बरी हुए। अब प्रश्न ये है कि यहाँ पर जितनी तत्परता से भारतीय जनता पार्टी के विधायक FIR करा रहे हैं, क्या ये भारत के अंदर एक अनोखा अकेला पहला मामला है डबल जन्म तिथि का? नहीं है। मैं इसी सवाल को नवीन दुबे जी आगे बढ़ा। नवीन दुबे जी, केसी जैन साहब क्या कहेंगे? बीजेपी आजम खां को लेकर जिस तरीके से हम बीजेपी विधायक को देख रहे हैं, या जो जिसे कह सकते हैं कि पैन कार्ड को लेकर और तमाम चीजों को लेकर जो सबूत रख रही है, साफ तौर पे केस फाइल कर रही है, बहुत से ऐसे मामले हैं जिसको लेकर नवीन दुबे साहब कह रहे हैं कि वहां पर कोई एक्टिवनेस नहीं है। लेकिन आजम खां को लेकर आखिर इतना एक्टिवपन क्यों? गोमती रिवर फ्रंट के मामले में एक्टिवनेस नहीं है। हाँ, केसी जैन साहब जवाब दें, मैं चाहूंगा इस पर। देखिए, यहाँ पे 2-3 चीजें हैं जो है हरीश जी। पहली बात तो ये है कि जो मामला न्यायालय के संज्ञान में आए तो उस पे न्यायालय फैसला दे रहा है, पहली बात ये। दूसरी बात ये कि ये न्यायालय नहीं देखता है कि FIR किसने दर्ज कराई या एप्लीकेशन किसने दी, एप्लीकेंट कौन है। जरूरी नहीं है कि इसमें जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट है या कोई और डिपार्टमेंट इस तरीके का है जो कि पैन कार्ड से जुड़ा हुआ मामला है। मेन चीज ये है कि विधायक ने जो दिया है वो इस आधार पे दिया है, इन्होंने 2 बार एफिडेविट में 2 डेटे पेश की और उसका आधार बनाया पैन कार्ड। तो इन्होंने स्वयं झूठा एफिडेविट दिया ना। ये बात सिर्फ पैन कार्ड तक नहीं है, बात है झूठे एफिडेविट को दाखिल करके इन्होंने नामांकन किया। और उन्हीं सारे पेपरों को जब हम जो है इंफॉर्मेशन एक्ट के अंतर्गत उनको जो है जब उनको विधायक को जब वो सारे पेपर मिले तो उन्होंने उन चीजों को आधार बना करके न्यायालय के सामने चीजें रखी, पुलिस के सामने चीजें रखी। अब उसमें रही बात ये कि देखिए, जो लोग छूट जाते हैं, अभी नवीन ने एक बहुत बड़ी बात कही, और चूंकि हम भी पेशे से अधिवक्ता है हाई कोर्ट में, तो ये बात सही है कि देखिए, अभी इन्होंने कोहली जी का जिक्र किया, तो कोहली का जिक्र किया, मोनिंदर कोहली का, तो ये क्या था कि इसको 2-2 बार 3-3 बार फांसी की सजा हुई।
सुप्रीम कोर्ट से बाद में छूटा है। तो ये कहना कि पुलिस के पास एविडेंस नहीं थे, अगर एविडेंस नहीं थे ये अलग बात है कि किन आधारों पे छूटा, मैंने पूरा उसका प्रकरण पढ़ा नहीं कि सुप्रीम कोर्ट ने किस आधार पे उसका हमने ऑर्डर नहीं पढ़ा है कि पूरा ऑर्डर किस आधार पे हुआ है। लेकिन ये कह देना कि पुलिस के पास एविडेंस नहीं थे, एविडेंस नहीं होते तो फांसी की सजा नहीं हुई, दो बार उसको फांसी की सजा हुई। ठीक, मैं किसी जैसा इसका इस सवाल का जवाब भी लूंगा। प्रोफेसर हमारे साथ एचडी भारती साहब भी जुड़े हैं। फिलहाल रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, हम जल्द हाजिर होंगे। आजम को सजा और बदले की सियासी फिजा पर चर्चा जारी रहेगी। खबरों का सारथी। तो ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आजम को सजा बदलेगी सियासी फिजा। जी हां, 2 पैन कार्ड मामले में एमपी एमएलए कोर्ट ने आजम खां उनके बेटे अब्दुल्ला आजम को 7 साल की सजा सुना दी है। आजम खां फिलहाल जेल चले गए हैं। इन सब के बीच तमाम गेस्ट भी हमारे साथ मौजूद हैं और प्रोफेसर एचडी भारती साहब के पास सीधे चलते हैं। एचडी भारती जी, जो बात थोड़ी देर पहले बीजेपी प्रवक्ता ने कही, मैं चाहूंगा उसको लेकर आप क्या कहेंगे। और आप जैसा कि कह रहे थे थोड़ी देर पहले, सबूतों का अभाव, पुलिस जो है वो मिली हुई है, तो समाजवादी पार्टी आखिर क्या कर रही है भाई? समाजवादी पार्टी आखिर क्या कर रही? क्या आप कमजोर हो चुके हैं? क्या आप सबूत नहीं जुटा पा रहे हैं? क्या आप कुछ नहीं कर पा रहे हैं अपने नेता को बचाने के लिए, फायर ब्रांड नेता को बचाने के लिए, जिससे अखिलेश यादव जाकर मुलाकात करते हैं? क्या कहेंगे भारती साहब? अनम्यूट करें, अनम्यूट करके बोले, अनम्यूट करें और बोले। काज बनाती है सरकार, कारण बनाती है कि हमको कौन कौन से काज बनाने हैं और कहां तक इसे ले जाना है। जो अभियोजन पक्ष है, अभियोजन पक्ष को जैसे बताया जाता है, अभियोजन पक्ष करता है कि ये मुकदमे में चार्जशीट फाइल करना है कि नहीं करना है, कहां तक ले जाना है कि नहीं ले जाना है। जैसे अभी एक एक्सपर्ट कह रहे थे कि कानून सबके लिए बराबर है, ऐसा नहीं है, सबके लिए बराबर नहीं है। अगर इसमें एक एक्सपर्ट हाई कोर्ट से भी जुड़े हुए हैं, शायद एडवोकेट हैं, हमने तो हाई कोर्ट में चलती बेंच में देखा है कि अगर बड़े वकील आते हैं, अगर जज उठ के जा रहे हैं तो उठ के बैठ जाते हैं, देखते हैं तो ये देखिए सारा कुछ जो है सुनियोजित तरीके से सरकार कर रही है। सबसे दुख की बात यह है कि आजम खान के पास अगर आपको लग रहा है कि सरकार, मेरा सवाल वही है, उस मुकदमों में डकैती की धाराएं जोड़ी गई, ये कितनी शर्मिंदगी की बात है। नहीं प्रोफेसर एचडी भारती साहब, अगर आपको ये लग रहा है, अगर आपको ये लग रहा है कि फर्जी मुकदमे लगाए गए हैं, ये तमाम चीजें आपको लग रही हैं, तो क्या समाजवादी पार्टी कमजोर हो गई है? वो कुछ नहीं कर सकती है? पहले हम कोर्ट पर विश्वास करते हैं, 1 महीने का टाइम है, 1 महीने के अंदर हम हाई कोर्ट जाएंगे, हम पिटीशन फाइल करेंगे, अपनी हम बात वहां रखेंगे और निश्चित से रूप से हमें नहीं तो इतने टाइम से, अरे इतने टाइम से भारती साहब, जब आजम खां अंदर बाहर जेल के चल रहे थे तो समाजवादी पार्टी क्या कर रही थी? अब आप जाएंगे तब क्या कर रहे थे? मामला देखिए, जो मामला लिटिगेशन में है, कोर्ट में है, उस पे जो है आप कोर्ट पर भी कुछ विश्वास करना चाहिए, भरोसा करना चाहिए। तो हम आकर के हम सीधा अगर इसका हम एजिटेशन करें, विरोध करें, तो मुझे ऐसा लगता है भारती साहब, कहीं समाजवादी पार्टी कंफ्यूज तो नहीं हो गई आजम खां को लेकर कि वो समझ नहीं पा रही है कि करना क्या है, कदम आगे बढ़ाना है या पीछे बढ़ाना है? कोर्ट का फैसला है, क्या कंफ्यूज हो गए? समझ है, सब समझ है। कोर्ट का हम इंतजार करेंगे, पहले हम कोर्ट में अपनी बात रखेंगे। 30 दिन का समय मिला है, उसके अंदर हम जाएंगे कोर्ट में। अभी धीरज रखिए, ऐसा नहीं है आजम खान के साथ पूरी पार्टी खड़ी है, ऐसा कुछ भी नहीं है जो आप लोग सोच रहे हैं। ठीक, ऐसा कुछ भी नहीं जैसा हम। उज्जवल पाठक जी, आप क्या कहेंगे भाई? समाजवादी पार्टी प्रवक्ता कह रहे हैं, आपने भी साफ तौर पे आजम खां के समर्थन में बात कही, पुलिस पर सवालिया निशान उठाए, तमाम बातें कही, लेकिन हमारा कहने का मतलब ये है भाई, गठबंधन में आप भी रहे, तो आखिरकार अगर आपको लग रहा है, हाँ बोलिए, क्या कहेंगे? नहीं, आप कह रहे हैं गठबंधन में रहे, गठबंधन में है, आज भी गठबंधन है, इंडिया गठबंधन के सदस्य हैं। बात गठबंधन वाली नहीं है साहब। बात देखिए ये है कि जब
कोई विपक्ष का नेता होता है तब प्रोसिक्यूशन अभियोजन पक्ष सक्षम हो जाता है, तथ्यात्मक हो जाता है और अधिकतम सजा दिलवाने का प्रयास करता है। जैसे ही वो व्यक्ति भाजपा का पटका पहन लेता है, भाजपा का चोला ओढ़ लेता है, तब फाइल खो जाती है, प्रोसिक्यूशन पूर्णतः निष्क्रिय हो जाता है, मजबूरन कोर्ट को मामला बंद करना पड़ता है। तो ये जिस प्रकार से जो कानूनी नैतिकता का सवाल है, कर्तव्य का सवाल है, इस पे सवालिया निशान खड़ा होता है कि भाई बड़े बड़े नेता रहे जिनके ऊपर आपने हजारों करोड़ रुपए भ्रष्टाचार का आरोप लगाया, कल वो भाजपा में आ जाते हैं तो आप कह देते हैं हमारी फाइल खो गई। एक मामला था उसमें ईडी कह रही है फाइल खो गई, कितना गैर जिम्मेदाराना बयान है, उसमें ईडी कह रही है फाइल खो गई। इसके साथ साथ आप देख लीजिए, रही बात मुकदमों की, तो देखिए मुकदमा लिखा जाना किसी भी व्यक्ति को दोषी सिद्ध नहीं कर देता है। आप भी जानते हैं जब योगी जी ने मुख्यमंत्री पद की शपथ नहीं ली थी तो उनके खिलाफ भी 50 से ज्यादा मुकदमे दर्ज थे, आज एक भी नहीं है। क्यों नहीं है? क्या वो ट्रायल सरकार रोक दिया गया? भाई उसमें प्रोसिक्यूशन अभियोजन पक्ष क्यों नहीं न्यायालय में चार्जशीट पेश कर रहा है? हमारी तो जब सरकार थी तब तो मनमोहन सिंह जी, ठीक है। उज्ज्वल पाठक जी, मैं आऊंगा। दीपक सोनकर साहब हमारे साथ जुड़ गए, बहुत बहुत स्वागत है बीजेपी के पर। दीपक सोनकर साहब, अपनों को लेकर बिल्कुल सीरियस नहीं, विपक्ष के नेताओं को लेकर इतना सीरियस, क्या कहेंगे आप इस पर, जो बात उज्ज्वल पाठक कह रहे हैं और एचडी भारती कह रहे हैं? देखिए, पहले तो मैं माफी चाहता हूं, मैं किसी कारणवश देर से जुड़ पाया जी। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के लिए कोई पार्टी का व्यक्ति हो या किसी दल का व्यक्ति हो, किसी संस्था का व्यक्ति हो, किसी का व्यक्ति हो, वो अपराधी तो केवल अपराधी है और अपराधी की सजा, जो दोषी है उसको निश्चित रूप से कार्रवाई होगी, वह कोई भी हो, किसी दल का हो, किसी पार्टी का हो, किसी भी वर्ग का हो। समस्या क्या है कि जो लोगों ने अपने पुराने कार्यकाल के समय में जो अपराध को छुपाए रहे, एफआईआरों को दबाए रहे, कभी उन पर कोई मुकदमा दर्ज नहीं होता था, कोई कार्रवाई नहीं होती थी, आज वो जनता के सामने बेनकाब हुए हैं, आज वो न्यायालय के सामने बेनकाब हुए हैं, आज वो जो अपराध उनके दर्शाए उन सरकार के कार्यकाल में किए गए वो बेनकाब हुए। निश्चित तौर पर जिस तरीके से समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी ने, सारी जो विपक्ष की पार्टियां रही, उन्होंने किस तरीके से अपराधियों और माफियाओं को संरक्षण दिया, कैसे उनको पनपने का काम करने का कार्य किया। हमने भी देखा कि इलाहाबाद से चकिया की गलियों से लिखने वाला एक तांगे वाले का बच्चा किस प्रकार का बड़ा अपराधी बन जाता है। कौन सा पार्टी नहीं, वो कह रहे दीपक सोनकर साहब, बीजेपी के नेताओं पर भी, कुछ नेताओं पर बहुत सारे केसेस लगे हुए हैं, लेकिन उसको लेकर भारतीय जनता पार्टी में है, जो भारतीय जनता पार्टी में जो माफिया हैं, जो सत्ता में है, वो नहीं दिखाई दे रहा है, और इलाहाबाद का एक दिखाई दे रहा है। बाकी जाति विशेष के लोग जो है माफिया है, मुझे लगता है सैकड़ों मुकदमे लगे हुए हैं। क्या दीपक सोनकर साहब पीडीए का ये पकड़ लिया चाहिए? समाजवादी पार्टी की जो पृष्ठभूमि है, जो जनता के सामने उनकी छवि है, वो गुंडों की पार्टी की छवि है, वो माफियाओं की पार्टी की छवि है, वो अपराधियों की पार्टी की छवि है। उस छवि को आप अभी भी सुधार नहीं पा रहे हैं, उस छवि को आप बदल नहीं पा रहे हैं। लगातार सबसे बड़े जाति की राजनीति, धर्म की राजनीति। मैं ठीक है दीपक सोनकर साहब मैं आऊंगा। नवीन दुबे जी हमारे पास है, नवीन दुबे जी, ये जो बात मोटे तौर पर निकलकर सामने आ रही है, ये इस पर कितना इत्तेफाक रखते हैं? नहीं ठीक है, दीपक सोनकर साहब ठीक है, रुक जाइए। एचडी भारती साहब रुक जाइए, एक मिनट रुक जाइए, मैं आऊंगा आपके पास। जी नवीन दुबे जी, आप क्या कहेंगे? नहीं, मैं तो बड़ा सरल भाषा में एक ही बात कहूंगा कि त्वरित न्याय की मेरा आपसे सवाल ये क्या हमने देखा है। जी मैंने देखा जी, मैं एक बात कह रहा हूँ, भारत के अंदर उत्तर प्रदेश में भी हमने देखा कि 1.5 साल में 2-2 साल में बलात्कार के मामलों में फैसले आए हैं। मेरा सवाल यह है कि क्या प्रज्वल रेवन्ना के मामले में इस तरीके की कार्रवाई हो रही है? इतनी फास्ट ट्रैक सुनवाई हो रही है उस मामले में? क्यों नहीं हो रही साहब? प्रश्न इस बात का है। दूसरी चीज ये आती है मोदी जी आज की तारीख में होगी
मैं बहुत फैक्ट पे बात करता हूँ, मेरा किसी राजनीतिक दल नहीं, उज्जवल पाठक जी एक मिनट रुक जाइए, मैं आपका टाइम आएगा तो आप बोलिएगा। नवीन दुबे जी की बात आ जाए फिर मैं आपको मौका। नवीन दुबे जी बोले। मैं एक बात बड़ी स्पष्ट कहूंगा, देखिए जिस तरीके के मुकदमे आजम खान साहब के ऊपर लगाए गए और जिस तरीके से उनको जेल में रखा गया, भारत के न्यायिक और राजनीतिक इतिहास में ये दर्ज होगा ही होगा। और इसके बाद जो नजीर बनेगी वो इतिहास याद रखता है हमेशा। और मेरा प्रश्न इस बात का है कि जिस परंपरा का आपने आगाज किया है, अगर वो परंपरा आगे बढ़ गई तो इस देश में लोग राजनीति में आने से बचेंगे। कौन देश चलाने जाएगा? ईमानदारी से आप काम करोगे तो आपको दुश्मन होंगे, और जो दुश्मन होंगे तो मुकदमे लगेंगे। ये प्रणाली जो है वो गलत है। मेरा है तो साफ है, दूसरा है तो दागी है। ये प्रणाली से देश चल रहा है जो घातक है आने वाले भविष्य के लिए भारत के। मैं समझता हूँ जनता को जागरूक होना चाहिए, और न्यायपालिका केवल साक्ष्यों के आधार पर चलती है, वो साक्ष्यों के आधार पर फैसला। तो क्या नवीन दुबे जी, जैसा कि मैं सवाल आपसे भी है, जब आप कह रहे हैं साक्ष्यों के आधार पर चल रही उधर फास्ट ट्रैक को, तो क्या समाजवादी पार्टी हम कह रहे हैं कमजोर हो गई है, हताश हो गई है? क्या वो अपने नेता के लिए लड़ नहीं पा रही है? क्या वो अपने नेता के लिए मुड़ मोड़ चुकी है? ये भी बताइए, ये भी बताना पड़ेगा ना सर। नवीन दुबे जी, हाँ बोलिए। ये न्यायिक लड़ाई है जी। किसी राजनीतिक दल का काम सड़कों पर आके लड़ना हो सकता है, सरकार के खिलाफ विपक्ष का है, लेकिन न्यायिक लड़ाई तो न्यायिक लोग लड़ेंगे। नहीं, न्यायिक लोग तो लड़ेंगे। वकील हायर करना, उनके साथ कोऑर्डिनेशन हो सकता है। समाजवादी पार्टी का लीगल सेल कर रहा हो तो वो इसका ढोल तो नहीं बजाएंगे आगे के साथ। हमने आजम खान साहब के लिए 25 वकील खड़े कर दिए, 15 वकील खड़े कर दिए, ये तो ढोल बजाने की चीज भी नहीं होती है। दुबे जी, जब समाजवादी पार्टी ये मानती है कि ये राजनीतिक मुकदमे हैं, तो क्या इस पर राजनीति करते हुए उनको विरोध नहीं करना चाहिए? जिस तरह से सरेंडर किया हुआ है समाजवादी पार्टी ने, क्या ये नहीं लगता है कि वो समाजवादी पार्टी में खुद शीर्ष नेतृत्व चाहता है आजम खान को ठिकाने लगा देना? ठीक, क्या ऐसा? बहुत अच्छी बात आपने कही है, यहाँ मैं आपके साथ आ रहा हूँ। मैं आपके सवाल है अतुल सिंघल साहब कुछ कह रहे हैं। अतुल सिंघल साहब, नवीन दुबे जी मैं आपके पास आऊंगा, मैं आपके पास भी आऊंगा। सिंघल साहब, जो ये बात मोटे तौर पर निकल के सामने आ रही, जैसा कि नवीन दुबे जी कह रहे हैं, भाई आजम खान को लेकर नहीं, ये सच है कि देखिए जितने लंबे कालखंड तक आजम खान साहब जेल में रहे और उनकी नाराजगी भी गाहे बगाहे बाहर आती रही कि अखिलेश यादव जी उनसे कभी मिलने नहीं, और ये सच है। शिवपाल सिंह यादव जी तो मिलने गए हैं, लेकिन अखिलेश यादव जी एक बार अंतिम अवस्था में मिलने गए रहाई कुछ समय पहले, और उसके बाद रिहाई जब हो गई तब मिलने गए। निश्चित तौर पर इसमें राजनीतिक मायने अगर देखें तो कयास लगाए जाते हैं, और इसको कयास लगा के विपक्षी दल ये कोशिश करते हैं कि हम मुस्लिम समाज को अपनी तरफ डाइवर्ट कर लें, क्योंकि जिस तरीके की पैरवी समाजवादी पार्टी को आजम खान साहब के मामले में करनी चाहिए थी वो हुई नहीं है। ये नैरेटिव सेट करने की कोशिश विपक्षी दल करते हो, करनी चाहिए। आपके पास मौका है तो आप फायदा उठाइए। ठीक, अतुल सिंघल साहब, किसको फायदा किसको नुकसान होगा जिस तरह से आजम खान जेल के अंदर बाहर जा रहे हैं इससे? देखिए, जो समाजवादी पार्टी की एक अंदरूनी खींचतान है वो तो हो सकता है, और आजम खान के विषय में तो मैं बहुत ज्यादा तो उस पर टिप्पणी नहीं करूंगा, लेकिन जैसे भी हमारे मित्र ने जो कहा था, मेरे वो बात उसका मैं जवाब देना चाहता था कि बड़े आदमी छूट जाते हैं। देखिए, किसी को भी सजा अगर हुई है या होती है तो वो तो कानून के दायरे में होगी। 2 साल 3 साल 5 साल, ये हो सकता है कि एक को 2 साल हो 5 साल हो, ये नहीं हो सकता कि अगर कानून में 2 साल लिखी है तो उसको 7 साल की सजा दे दी गई। फिर उनका कि बड़े आदमियों में इन्होंने जो वो दिया बड़े डिप्लोमेटिक तरीके से उदाहरण, इन्होंने पंडेर का, कोहली का दिया। पंडेर और कोहली बड़े आदमी नहीं है। हाँ, सलमान खान बड़ा आदमी हो सकता है, या ऋषि के माँ बाप बड़े आदमी, मैं नहीं जानता उनका नाम भी आदमी है कि कितने बड़े आदमी वो हैं। कानून का जो एक, मैं भी कानून का छात्र हूं, हमने भी पढ़ा है कि 100 गुनाहगार छूट सकते हैं, लेकिन एक बेगुनाह को सजा नहीं होनी चाहिए। बेनिफिट ऑफ डाउट दिया जाता है इसके अंदर। तो इस प्रकार की खामियां भी होती हैं कानून के अंदर। मैं कोई ये नहीं कह रहा कि कानून सब, क्योंकि समाज के हर वर्ग के व्यक्ति हैं, कोई सारे के सारे दूध के दूल्हे होंगे या सारे के सारे 100% ईमानदार हैं। मैं इस बात को भी बड़ी जिम्मेदारी से कह रहा हूँ कि सारे जज ईमानदार होंगे, इस बात को भी
नहीं कहा जा सकता। तो तमाम चीजें चलती हैं, लेकिन एक कहावत यह भी है कि जो पकड़ा जाए वो चोर है। जिसको पकड़ लिया गया, उनकी पार्टी उनको बचाना चाहती है, अखिलेश यादव बचाना चाहते हैं या नहीं बचाना चाहते हैं, ये अलग विषय है। और इसको हिंदू मुस्लिम का अगर हम रूप देना चाहें तो इसकी भी कोई लॉजिक नहीं है, क्योंकि अगर जो गुनहगार है उसको सजा मिलनी चाहिए। और जो मैं फिर इस बात को दोबारा दोहराऊंगा कि अगर बड़े व्यक्ति है, बड़े पद पर बैठा है, जिम्मेदार व्यक्ति है, उसने गलती की है, जानबूझकर गलती की है, अनजाने में गलती होती है, जानबूझकर होती है, तो उसको उस माफिक सजा मिलनी चाहिए। मेरा तो इतना कहना है। ठीक, एच डी भारती जी, आप मैं आता हूँ। एच डी भारती जी, हर तरीके के लोग हैं। मैंने कहा मैं आप एक आदमी का एग्जांपल, एच डी भारती, पिछली बार एग्जांपल एच डी भारती दूंगा, लेकिन सवाल ये है कि कैसे कर सकते हैं, आप कैसे कर सकते हैं कि जितने बड़े लोग उतने बड़े, उनको सब कुछ मालूम था, वैसे ही सजा मिलनी चाहिए। हमने इसके पहले भी कहा है कि कारण बनाए जाते हैं, और ये सरकार आजम खान साहब के साथ यही कर रही है। आप टीवी पर आते हैं, आप कोई गलती करेंगे तो निश्चित तौर पर आपकी बदनामी ज्यादा होगी। हम टीवी पर आते हैं, वो ये बात कह रहे हैं, मैं बताता हूँ। एच डी भारती जी वो ये कह रहे हैं कि भाई पब्लिक डोमेन में अगर कोई शख्स है तो उसकी जिम्मेदारी ज्यादा हो जाती है। 2 पैन कार्ड मामले पर अगर सजा दी जाती है और अगर सबूत रखे जाते हैं, और अगर ऐसा होता है, भाई न्यायपालिका का फैसला है, हमारा तो फैसला नहीं, तो आपको इसमें गलत जो है वो क्या नजर आ रहा है? देखिए, मैंने इसके पहले भी कहा है कि आयकर की अधिनियम की धारा जो 272 बी है, उसके तहत कार्रवाई होती है। मैं एक बात जोड़ना चाहता हूँ, उसमें पनिशमेंट है। मैं इसके बाद आप ही के पास आ रहा हूँ, मैं आप ही के पास आ रहा हूँ, दीपक सोनकर, मैं आप ही के पास आ रहा हूँ। बीच में ना बोलिए। हाँ, मैं अगर वो दोषी थे तो उसमें बाकी धारा 120, धारा 468, धारा 420, ये धारा क्यों लगाई गई? ये इसीलिए तो लगाई गई कि आजम खान जेल जाएं और इसमें सजा का प्रावधान। नहीं, दोषी थे का मतलब क्या? आप दोषी नहीं मानते? दोषी थे का मतलब क्या? आप दोषी नहीं मानते? एच डी भारती, देखिए, ये तो सरकार ने बताया। नहीं, आप क्या मानते हैं? ये दो तरह के पैन कार्ड है। अब्दुल्ला आजम के हैं, डेट ऑफ बर्थ 2 तरह की है। ये सरकार का कहना है कि एक जो है लखनऊ से बना, एक आजमगढ़ से बना। सॉरी, नहीं, ये कोर्ट का भी कहना है, ये कोर्ट का भी कहना है, जिसको लेकर 7 साल की सजा जो है सुनाई गई है, ये कोर्ट का कहना। आप मानते हैं? ये तो सरकार ने किया ना, ये सरकार ने इसको एविडेंस बताया। लेकिन एविडेंस जहां तक आजम खान साहब ने अपने बचाव में प्रस्तुत किया, अभी जो बीजेपी के प्रवक्ता इसके पहले कह रहे थे कि उन्होंने खुद स्वीकार किया। अरे भाई, आपको किसने बता दिया कि उन्होंने खुद स्वीकार किया? ये कैसे हो सकता है खुद स्वीकार किया? नहीं, आपने कहा, मैं एक सवाल यहाँ पे बनता है। एच डी भारती, आप दोषी मानते हैं आजम खान या नहीं मानते? हाँ या ना में जवाब दे दीजिए। नहीं मानते। नहीं मानते। दीपक सोनकर जवाब दें। देखिए, मैं वही बात को जोड़ना चाह रहा था। मैं वही बात कह रहा हूं कि इस चर्चा में बैठे हुए लोग आजम खान साहब को दोषी नहीं मानते हैं, तो इसका मतलब वो न्यायालय की व्यवस्था पर सवाल खड़ा करते हैं, या न्यायालय के जो आदेश है उस पर सवाल खड़ा करते हैं, न्यायालय की प्रक्रिया पर सवाल खड़ा करते हैं। ये आज दोषी करार देने का काम, जो सजा देने का काम, वो न्यायालय ने किया है। तो आपका सवाल न्यायालय से है। मगर समस्या तो यही है कि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस को तो न्यायालय पर भरोसा ही नहीं है, न्यायालय के निर्णय पर भरोसा नहीं है, संवैधानिक संस्थाओं पर व्यवस्था नहीं है, सरकारी संस्थाओं पर भरोसा। अरे भारती जी, थोड़ा सा सुनने का कष्ट करिए। मैंने आपके बीच में नहीं बोला, बड़े वरिष्ठ व्यक्ति हैं, बड़े संस्कारिक व्यक्ति हैं। अपनी बात को पूरा करें। आप टोकेंगे तो अच्छी बात नहीं होगी। हाँ, बोलिए, मैं आपको बोलने नहीं दूंगा। नहीं, दीपक सोनकर साहब बोले। बोलिए। यही मैं बात कह रहा हूँ कि क्या समाजवादी पार्टी को संवैधानिक संस्थाओं पर विश्वास है? क्या सर की संस्थाओं पर विश्वास है? क्या न्यायालय पर विश्वास है? भाई, न्यायालय ने दोषी दिया है, न्यायालय पर आप सवाल खड़ा कर रहे हैं, कानून प्रक्रिया पर सवाल खड़ा कर रहे हैं। जो कानून की व्यवस्थाएं हैं, अभी चर्चा में एक बात भी आई थी, दुबे जी ने उस बात को जोड़ा था। भाई, न्यायालय ने साक्ष्यों के आधार पर निर्णय लिया है, साक्ष्यों के आधार पर दोषी माना है, तो इसका मतलब आप उन साक्ष्यों को नहीं मानते। और ये कौन सा नियम होगा? आप उत्तर प्रदेश में रहकर के अपराध करेंगे, दो जगह के जाली कागजात बना लेंगे, जाली पेपर बना लेंगे, और दोषी भी नहीं माने जाएंगे। दीपक साहब, ठीक है, आपकी बात आ गई, इस पर जवाब ले लेते हैं, फिर मैं आगे बढ़ूं। देखिए, मैंने आपको टाइम नहीं दिया। एच डी भारती साहब जल्दी से जवाब दे, फिर मैं आगे बढ़ता हूं नवीन दुबे जी के पास, और उज्जवल पाठक जी भी है, मैं आपके पास भी आता हूं। उज्जवल पाठक जी, जल्दी से जवाब दे एच डी भारती साहब। देखिए, मैं आ रहा हूं उज्जवल पाठक जी, इसके बाद आप ही के पास आ रहा हूं। उज्जवल पाठक जी, आप ही के पास आ रहा हूं।
जल्दी से। न्यायालय पे भरोसा सबको है, लेकिन न्यायिक जो संस्थाएं हैं उसकी हालत कैसे बात। एच डी भारती जी देखिए, अब ये बात आप पलट के फिर देखिए, आप पलट गए। एच डी भारती जी फिर आप पलट गए। अभी आपने कहा कि आप दोषी नहीं मानते, फिर आपने कहा न्यायालय दीपक सोनकर साहब, दीपक सोनकर जी, एक मिनट रुक जाए, मेरे कहने से रुक जाए। एच डी भारती जी देखिए, ये दो तरफ की बात नहीं चलेगी। मुझे ऐसा लग रहा है एच डी भारती जी, समाजवादी पार्टी कंफ्यूज है। अभी आप कह रहे हैं भरोसा नहीं है, फिर आप कह रहे हैं दोषी नहीं। आप पहले खुद डिसाइड करिए कि आप किस ट्रैक में चलना चाहते हैं। न्यायालय पे भरोसा भी है, दोषी मानते भी नहीं है, ट्रैक क्या है आपका, ये तो क्लियर कर दीजिए। हम क्लियर कर रहे हैं कि देखिए, अभी हमें इस डिसीजन के बाद हमें दोहरा चरित्र चल नहीं सकता। न्यायालय में हम पिटीशन फाइल करेंगे, न्यायालय में वो आप करिए, वो अलग विषय है। लेकिन मैं कह रहा कि आप समाजवादी पार्टी, मुझे ऐसा लग रहा है कंफ्यूज हो गई। भाई आप प्रवक्ता हैं, आप अपनी बात रख रहे हैं, लेकिन आप ही नहीं क्लियर कर पा रहे। बिल्कुल कोई कंफ्यूजन नहीं है। हम कह रहे हैं कि 30 दिन का समय मिला है, इसके अंदर हमें पिटीशन फाइल करना है। उज्ज्वल पाठक जी आपका टाइम। उज्ज्वल पाठक जी बोलिए। उज्ज्वल पाठक जी कुछ कहे। उज्ज्वल पाठक जी आपका टाइम, बोलिए। देखिए, मुझे बस 2 लाइनें कहने दीजिए, फिर मुझे दूसरे चैनल पे भी जाना है। जी जी। केवल सवाल यहाँ न्यायालय में विश्वास या अविश्वास का नहीं है। देखिए, यदि अधीनस्थ न्यायालय ने कोई फैसला दिया है तो न्यायालय का सम्मान है, और यदि हमें उसमें डाउट होगा तो पाठक जी आप बताइए, क्या आजम जी को दोषी मानते हैं कि नहीं मानते हैं? उनको दोषी मानते हैं कि नहीं मानते हैं? नहीं, आप ये बताइए, आप दोषी मानते हैं कि नहीं मानते हैं? जब आप न्यायालय के आदेश को स्वीकार करते हैं, न्यायालय के प्रक्रिया को स्वीकार करते हैं, तो दोनों बातें नहीं चल सकती। इस पब्लिक डोमेन में ये दोनों बातें नहीं चल सकती। ये दोहरा चरित्र नहीं चल सकता। नहीं, ये दोनों बातें नहीं चल सकती। आप न्यायालय पर भी सवाल नहीं खड़ा करना चाहते, आजम खान साहब को दोषी भी नहीं मानना चाह सकते। चलिए ठीक है दीपक सोनकर साहब, ये बात मैंने मुकम्मल कर दी, ये बात मैंने पूरी कर दी। उज्ज्वल जी जल्दी से फाइनल कमेंट बोलिए। फाइनल कमेंट आपका मैं चाहूंगा जल्दी से। दीपक जी, आप ये बताइए, क्या अधीनस्थ न्यायालय का आखिरी फैसला माना जाता है क्या? एक न्यायालय ने यदि कोई आदेश दे दिया तो उसके आधार पर किसी व्यक्ति को आप फांसी में लटका देंगे? जब ऊपर विकल्प है जाने का, तो जो सजा एक अधीनस्थ न्यायालय में दी गई है, उस सजा की प्रक्रिया है। व्यक्ति के पास दूसरे न्यायालय में जाने का ऑप्शन है। उज्ज्वल पाठक जी, दीपक सोनकर सजा दी है, मैं थोड़ा सा न्यायालय पर चलिए ठीक है। दीपक सोनकर साहब, मैं आऊंगा आपके न्यायालय पर विश्वास, लेकिन भारतीय जनता पार्टी इसमें क्यों ट्रायल कर रही है भाई? ठीक। नवीन दुबे जी, एक सवाल मेरा आपसे भी डिबेट के दौरान, क्या आपको ऐसा लग रहा है या ऐसा हम देख रहे हैं समाजवादी पार्टी क्या कंफ्यूजिंग स्थिति में है? क्या आपको ऐसा लग रहा है? समाजवादी पार्टी ने जिस तरीके का स्टार्टिंग में जब वो जेल गए, जिस तरीके का उनके साथ व्यवहार किया, निश्चित तौर पर आजम खान साहब में भारी नाराजगी देखने को मिली थी और जग जाहिर है। मेरा एक सवाल और है अरे साहब, नॉर्मली हम उत्तर प्रदेश में आज की तारीख में देख रहे हैं कि 7 मुकदमे दर्ज हो, 10 मुकदमे दर्ज हो, ज्यादा मुकदमे दर्ज हो, तो ऐसे आदमी के खिलाफ ऑपरेशन लंगड़ा चल रहा है, वो अपराधी है। 25-30 मुकदमे 40 मुकदमे वाले को सीधा ठोका जा रहा है। 111 मुकदमे आजम खान के ऊपर है, सीटर से भी सुपर हिस्ट्री सीटर। उत्तर प्रदेश की पुलिस क्या इन अभियानों में से उनको भी हिस्सा बनाएगी? और अगर नहीं बनाएगी तो क्यों नहीं बनाएगी भाई? अब ये सवाल दीपक जी आप बताइए, बड़े अपराधी, छोटे अपराधी, आप क्या कहना चाहते हैं? नहीं, मैं आपसे क्या कहना चाहते हैं? मैं आपसे आप क्या कहना चाहते हैं कि क्या हमको आजम खान साहब को जो प्रक्रिया, न्यायिक प्रक्रिया, उससे मैं चाहूंगा उज्ज्वल, मैं चाहूंगा, मैं ठीक है, विप्लव चौधरी जी बीएसपी के नेता भी हमारे साथ, मैं चाहूंगा उनका भी फाइनल कमेंट आ जाए, बोले। अजहर भाई बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने न्याय का मजाक बनाया हुआ है, जिस तरह से राजनीतिक आरोप श्री आजम खान साहब पर लगा करके उनको जो प्रताड़ित किया जा रहा है, ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। और उसमें मैं बार बार इसलिए कहता हूँ मिलीभगत, मैं इसको स्पष्ट करते हुए कहता हूँ, क्योंकि समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता जैसे आपके चैनल पे ही कंफ्यूज है, वैसे ही सिर्फ समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता का दोष नहीं है, उनका शीर्ष नेतृत्व ने स्पष्ट किया हुआ है कि कोई लाइन नहीं करनी आजम खान के मामले पे, सिर्फ टाल मटोल करती रहने हैं।
और वो कोई भी, आप देखिए जैसे दुबे साहब कह रहे थे 2019 से जब से मुकदमे दर्ज हो रहे हैं, समाजवादी पार्टी ने कहीं पर भी कोई विशेष विरोध दर्ज नहीं कराया है, सिर्फ टाल मटोली की। और वह खुद चाहते हैं कि वो आजम खान साहब को ठिकाने लगाना चाहते हैं, और उसमें भारतीय जनता पार्टी उनका पूरा सहयोग दे रही है, क्योंकि उनका आधा परिवार भारतीय जनता पार्टी में है। और मुझे तो लगता है आधा परिवार उन्होंने भेजा ही इसलिए है कि वो आजम खान साहब को ठिकाने समाजवादी पार्टी ट्विटर से नहीं चलती है, बात जरूर करूंगा। बहुजन समाज पार्टी घर में बैठे ट्विटर से नहीं चलती है, कोई कंफ्यूजन नहीं है। बहुजन समाज पार्टी की तरह पार्टी ट्विटर से नहीं चलती है, हम लोग रोड पर। ठीक है, चलिए ठीक है, चलिए वक्त हो जाए। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया केसी जैन साहब, प्रोफेसर HD भारती जी, उज्जवल पाठक जी, विपिल चौधरी साहब, दीपक जी आपका, अतुल सिंघल जी, नवीन दुबे जी, आप सबों का बहुत बहुत शुक्रिया। तो साफ तौर पे क्या कंफ्यूजिंग स्थिति में समाजवादी पार्टी है, जहां पर एक बार ये कहा जा रहा है कि हम दोषी नहीं मानते, दूसरी बार ये कहा जा रहा है कि भाई न्यायालय पर भरोसा तो है, लेकिन मौजूदा वक्त में आजम खां को जो सजा हुई है, 55वें दिन फिर जो कारागार पहुंचे हैं, और इसके जिस तरह से सियासी मायने निकाले जा रहे हैं, राजनीतिक लिहाज से कितना फर्क पड़ेगा ये फिलहाल तो वक्त ही बताएगा। लेकिन प्राइम टाइम में इतना ही, बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।